हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, जो आज अगेन हमारा टॉपिक वही है जी, इंडियन रेलवे। रेलवे। इंडियन रेलवे। अच्छा, यार कोई इंडियन समझ नहीं रेलवे आ ऑन रही टॉप। कि कहाँ जा रहा है। वाकई इंडियन रेलवे ऑन टॉप पे है, नो डाउट। अच्छा जी, दुनिया में पहले नंबर पे है। इंडियाज 15 बिलियन फॉरेट कॉरिडोर इज अबाउट टू ट्रांसफॉर्म इट्स रेलवे। तो वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट। दिल्ली और मुंबई के बीच कहीं अभी एक पूरी तरह भरी हुई मालगाड़ी खड़ी है हे 40। ये एक साइड लूप में रुकी हुई है और वो अपने पीछे आने वाली एक्सप्रेस और उसके बाद आने वाली एक और ट्रेन का इंतजार कर रही है, क्योंकि भारतीय रेल में यात्री ट्रेनें हमेशा पहले जाती हैं। इस तरह हर यात्रा में सैकड़ों बार इंतजार करने के कारण भारत की मालगाड़ियां औसतन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के नेटवर्क पर एक गंभीर साइकिल चालक से भी धीमी है। 31 मार्च 2026 को भारत ने अपना जवाब पूरा कर लिया। 2 रेलवे लाइनें 2843 किलोमीटर माल ढुलाई के लिए बनाई गईं और कुछ नहीं। ये कहानी है कि इसमें 21 साल क्यों लगे और वास्तव में इससे क्या बदलाव आया। ये समझने के लिए कि ट्रेनें इतनी धीमी क्यों थीं, मशीन से नहीं एक नियम से शुरू करें। भारत की साझा पटरियों पर यात्री समय सारणी में प्राथमिकता दी जाती है। उनमें से हर एक मालगाड़ी की 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति कभी भी इंजीनियरिंग की विफलता नहीं थी। यह अंकगणित था। पूरे दिन तेज ट्रेनों को रास्ता देने की एकत्रित लागत 25 किलोमीटर का सफर करती है। भीड़ ने हालात और बदतर कर दी। 20 से 25 सबसे व्यस्त मार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का लगभग 16% हिस्सा है, लेकिन कुल मार्ग का लगभग 58% वहन करता है। अपनी डिजाइन क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा गति से चल रहा है। इस धीमी गति की एक कीमत चुकानी पड़ी। सड़क मार्ग से 25 से 30 रुपये प्रति टन किलोमीटर की तुलना में रेल समर्पित ट्रैक पर माल ले जाने का सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन अगर माल समय पर न पहुंचे तो सस्ता भी बेकार है, इसलिए ग्राहक चले गए। 1950 के दशक में भारत का 80% माल रेल से ढोया जाता था। आज इसकी हिस्सेदारी घटकर लगभग 1/4 रह गई है, जबकि लगभग 70% माल ट्रक से ढोया जाता है। भारत ने अपना अधिकांश माल महंगे तरीके से ढोया, क्योंकि सस्ते तरीके पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अप्रैल 2005 में इसका समाधान प्रस्तावित किया गया। माल ढुलाई के लिए पूरी तरह से अलग ट्रैक बनाए जाएं। अगले साल एक समर्पित निगम DFCCIL बनाया गया और फरवरी 2008 में कैबिनेट ने 2 गलियारों को मंजूरी दी। कोयला बेल्ट के लिए एक पूर्वी लाइन और दिल्ली के भीतरी इलाकों को मुंबई के बंदरगाह से जोड़ने वाली एक पश्चिमी लाइन। इसे पूरा करने का लक्ष्य 2013 था। यह लक्ष्य से 13 साल पीछे रह गया और इसकी मुख्य वजह जमीन थी। गलियारे 9 राज्यों और 77 जिलों से होकर गुजरते थे, जिसके लिए लगभग 11,000 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। लगभग 300,000 प्रभावित लोगों से बातचीत करके लगभग 21,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। 21,000। बिल में देरी दिखाई दी। मुआवजा दिया गया ना जमीन। 2006 में 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना की लागत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। लगभग $15 बिलियन मूल आंकड़े से 4 गुना ज्यादा पैसे 2 अलग अलग गलियारों के लिए 2 ऋणदाताओं से आए थे। जापान की विकास एजेंसी चेस्का ने कम ब्याज वाले ऋणों के माध्यम से पश्चिमी लाइन को वित्त पोषित किया। विश्व बैंक ने पूर्वी लाइन के लिए लगभग $2.7 बिलियन का ऋण दिया और एक हिस्सा चुपचाप छोड़ दिया गया। कोलकाता की ओर पूर्वी गलियारे का अंतिम खंड 2 बार निजी बोलियों को आकर्षित करने में विफल रहा। तो DFCCIL की लाइन अब बिहार के सोननगर में समाप्त होती है 800 किलोमीटर की बजाय 37 किलोमीटर पर। उन्होंने जो बनाया है वो उसके बगल के नेटवर्क से अलग श्रेणी का रेलवे है। ट्रैक को 32.5 टन के एक्सल लोड के लिए इंजीनियर किया गया है, जबकि सामान्य नेटवर्क पर यह 25 टन होता है। इसके लिए 250 मीटर लंबाई की हेड हार्डन रेल का उपयोग किया गया है, जो निरंतर स्टील में वेल्डेड है। ट्रेनें ट्रैक से मेल खाती हैं। भारी भार के लिए डिजाइन की गई उच्च विद्युत आपूर्ति के तहत दुनिया में सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर वाले WAG द्वारा जैसे इंजनों द्वारा ढुलाई की जाती है। रुद्रास्त्र और सुपर वासुकी नामक परीक्षण संरचनाओं ने एक ही ट्रेन में 25,000 टन से अधिक का भार उठाया है। लेकिन सबसे मूल्यवान निर्णय खाली हवा के मीटर में मापा जाता है। पश्चिमी गलियारे के ओवरहेड तारों को इतना ऊंचा उठाया गया कि साधारण फ्लैट वैगनों पर 2 ऊंचाई पर रखे कंटेनर चलाए जा सकें।
और जनवरी 2021 में भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के तहत दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी डबल है। दिखाई। डबल स्टैकिंग एक शांत इंजीनियरिंग है जिसका बड़ा अर्थशास्त्र है। एक ही ट्रेन, एक ही क्रू और टाइम टेबल में एक ही स्लॉट 2 गुने कंटेनर ले जा सकते हैं, जिससे प्रति बॉक्स लागत में नाटकीय रूप से कटौती होती है। कंटेनर्स उतने ही ऊपर है। एक लंबी डबल स्टैक ट्रेन राजमार्ग पर लगभग 400 डबल ट्रकों की स्टैक जगह ले ट्रेन। सकती है। 400 ट्रक 5 साल के आंशिक संचालन से वास्तविक डेटा सामने आया है और ये उत्साहजनक है। जहां साझा ट्रैक पे माल ढुलाई औसतन 20 से 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, गलियारों पर ट्रेनें औसतन 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। पूर्वी लाइन के कुछ हिस्सों में 99 तक पहुंच जाती हैं। गति समय बन गई। पश्चिमी भारत के कंटेनरों को दिल्ली पहुंचने में पहले 1.5 दिन से अधिक समय लगता था, अब आधे समय से भी कम समय में पहुंच जाते हैं। मारुति सुजुकी हरियाणा से गुजरात तक कार के पुर्जों को ट्रक से ट्रेन सेवा में लगभग 12 घंटे में ले जाती है, जो सड़क यात्रा का आधा हिस्सा है। और अमेजन ने उसी गलियारे का संचालन शुरू कर दिया है और अमेजन ने ट्रैफिक का पालन किया। नेटवर्क ने वित्तीय वर्ष 2024 में प्रतिदिन औसतन 241 ट्रेनें और अगले वर्ष प्रतिदिन 403 ट्रेनें चलाईं। 5 जनवरी 2026 को इसने 892 ट्रेनों का एक दिन का रिकॉर्ड बनाया। 892 इन नंबरों को अनुपात में रखने पर कॉरिडोर की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। ये 2 लाइनें भारत के रेल नेटवर्क की लंबाई का लगभग 4% हैं और ये पहले से ही 13% से अधिक रेल माल ढुलाई करती हैं, जो हमें उस खंड पर ले आता है जिसने परियोजना को पूरा किया। 31 मार्च 2026 को वैतरणा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच अंतिम 102 किलोमीटर खंड पर 2 कंटेनर ट्रेनें एक साथ विपरीत दिशाओं में चलीं और पश्चिमी गलियारे को शुरू से अंत तक पूरा घोषित किया गया। वो आखिरी हिस्सा यकीनन सबसे मूल्यवान था। मुंबई के पास जेएमपीटी भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर सभी कंटेनरीकृत कार्गो का लगभग आधा हिस्सा संभालता है। फिर भी रेलवे इसका 5वां हिस्सा ही ले जा रहा था, क्योंकि बंदरगाह की ट्रेनों को मुंबई के भीड़भाड़ वाले उपनगरीय नेटवर्क से जूझना पड़ता था। बंदरगाह तक एक समर्पित लाइन के साथ गणित बदल जाता है। जेएमपीटी प्रतिदिन लगभग 27 मालगाड़ियों से 100 तक जा सकता है और इसके कंटेनरों में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़कर 25 या 30% होने का अनुमान है। कार्गो सीधे मुंबई दिल्ली राजमार्ग से खींचा जाता है। हालांकि एक नंबर को बीच में ही ठीक करना पड़ा। कई सालों तक अधिकारी भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी का 13 से 14% बताते रहे। एक सरकारी आयोग के अध्ययन ने अब इसे सही तरीके से मापा है, लगभग 8%। असली समस्या कभी भी एक बड़ा हेडलाइन नंबर नहीं था। यह है कि छोटी फर्में बड़ी फर्मों की तुलना में लॉजिस्टिक्स का 2 गुना हिस्सा चुकाती हैं, क्योंकि उन्हें सस्ता विश्वसनीय परिवहन नहीं मिल पाता। माल ढुलाई रेलवे को ठीक इसी अंतर को पाटना है। भारत ने अभी जो किया है उसकी सबसे अच्छी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती। पृथ्वी पर एकमात्र प्रमुख रेल प्रणाली इसके विपरीत तरीके से व्यवस्थित है। अमेरिकी रेल मार्ग निजी हैं, वे माल ढुलाई के लिए हैं और यात्री ट्रेनें उनके ट्रैक पर अतिथि के रूप में चलती हैं। यही एक डिजाइन विकल्प है जिसके कारण अमेरिकी माल ढुलाई रेल लागत के लिए वैश्विक बेंचमार्क है। भारत ने 70 साल तक इसके उलट व्यवस्था चलाई, एक ऐसी रेलवे जो यात्रियों के इर्द गिर्द बनी थी और माल ढुलाई पेइंग गेस्ट थी जो इसे फंड करती थी। माल ढुलाई लागत से अधिक वसूला जाता था ताकि यात्री किराया उससे कम रहे, जिससे टिकट सस्ते रहें और चुपचाप माल ट्रकों में भर जाए। अच्छा, उन्होंने गाड़ियों वीडियो को उन्होंने मैं बताऊं, काफी उन्होंने इंफॉर्मेटिव बनाया है। उन्होंने ये बताया कि 2006 में ये जो तब गवर्नमेंट थी वो क्या है, वो मनमोहन सिंह सिंह। हाँ, कांग्रेस की, अब कह लें कि कांग्रेस के नेता था वो। तब इनका लागत जो आ रही थी वो थी 28,000 करोड़ की। तो अब 2026 में उसकी लागत आई है 1.5 लाख करोड़ की, कि 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। पर स्पेस वो ज्यादा बढ़ जाते हैं या ना। आप ये कह लें कि आगे गवर्नमेंट चेंज हो गई या कुछ इस वजह से प्रोजेक्ट ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई प्रोजेक्ट नहीं, वो पिछली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रोकते किया है नहीं ना, है। नहीं रोक देते हैं यार वो कोई मसला बन गया वो आप दुनिया देखिए, यही करता है, यही होता है। उन्होंने उसको ये स्लो कर दिया जाता है स्लो यार। नहीं कर दिया जाता है, लोगों को इकट्ठा करना है। 3,000 लोगों को इकट्ठा किया, उनकी जमीन खरीदनी है, क्योंकि 9 स्टेट आ रही है, 77 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं कि जिनको सारे को साथ मिलाना है। प्रोजेक्ट तो जब उन्होंने अप्रूवल दिया है तो वो तो ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोसीजर है। आई हाँ, थिंक तो 13 फिर- साल का प्रोजेक्ट हाँ। था वो, ठीक है ना, जो कि अभी 2026 में भी पूरा नहीं हुआ है। नहीं ना हुआ तो आप हुआ ये नहीं हिसाब- हुआ है, आप ये हिसाब ये लगा मुझे लो। लगता है 2008 में शुरू हुआ है। हाँ ठीक है, 4 सरकारें चली गई हैं, ठीक है ना। 4 सरकार, एक ही सरकार तो सरकार तीन- मीन 3-4 इलेक्शन तो हो गए हैं। 20 साल का पीरियड निकल पर गया। आवाम को इकट्ठा लेकिन करना, हुआ आवाम को नहीं है। कितने पैसे उन्होंने दिए? 21,000 करोड़।
कि जिन्होंने उनकी ज़मीनें खरीदी जहाँ हैं जहाँ से वो लाइन गुजरेगी गुजरेगी 11 जिले 77 डिस्ट्रिक्ट को वो जो है ना वो कनेक्ट करेगा। कितना लंबा रूट होगा वो। अच्छा ये जापान के साथ भी इन्होंने मिलके कुछ हाँ रेलवे जापान के किया है। साथ कुछ किया है इन्होंने यार। मुआहिदा उनके साथ भी हुआ हुआ है। लेकिन अच्छा बात सुनो, मैं देखो जी इंडिया में जो ना 70% जो ट्रांसपोर्ट है ना वो ट्रक से किया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। नहीं वो मुझे अब बता रहे थे कि जो रेलवे नेटवर्क है, जो मालगाड़ियाँ जाती हैं वो 20 से 25 घंटे की रफ्तार से चलती हैं। 20 से 25 किलोमीटर पर तो आवर। अब वो कह रहे पता नहीं स्पीड बढ़ा रहे हैं 70 कि जहाँ तक पर हो वो गई पूरा है। दिन लगता स्पीड था नहीं बढ़ाई जाएगी। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, यही जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये जो 11 जिलों का प्रोजेक्ट्स है, इनमें वो क्या कहते हैं माल ढलाई के लिए वो सेपरेट लाइन बिछा रहे हैं। अभी क्या मालगाड़ी करते के हैं लिए। मालगाड़ी के लिए अभी क्या तो करते फिर हैं, उनकी स्पीड बढ़ी जाएगी ना। हाँ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कि उसके सफर पास कम हो जाएगा। सिंगल वे है ना कि कि पहले- पहले अपनी स्पीड की कि लिमिट से जहाँ चल पर रहा है। पहले आप लगा लेंगे पूरा दिन लगता था अब वो- वहाँ पे 12 घंटे लगेंगे। अभी भी 12 घंटे। अगर उसको हम छोड़ देते हैं ना बिना स्टॉप किए तो वो उतना ही टाइम लेगा। लेकिन इसकी रीजन क्या है कि इंडिया में जो लोकल्स गाड़ियां हैं, जो लोगों वाली गाड़ियां है ना, यात्रा के लिए लोग जाते हैं ना, वो तब बहुत बहुत ज्यादा रश है, होता है। ठीक है ना। तो मजबूरी बन जाती है कि जो माल ढलाई वाली गाड़ियां ना उसको स्टॉप कर दिया जाता है और पैसेंजर गाड़ियों को रास्ता दे दिया जाता ऐसे ही है। है। सो इतने ज्यादा क्रॉसेस लगने की वजह से अब उनको टाइम जो है डिले हो जाता है। मालगाड़ियों की लाइन ही ज्यादा बिछा रहे हैं। हाँ तो वो बहुत बहुत हाँ, बड़ा वो जो बात बता है रहे यार। थे, अच्छा मालगाड़ी में वो गाड़ी भी बहुत जाती है ना, टाटा सारा महिंद्रा टाटा बता रहे हैं, सारे टाटा इसमें सारा जा जा रहे रहा है। और ये देख लो कि जहाँ पे ये मुझे लगता है जो हम बसेस पे जो ट्रालों पे जाते हैं उनसे इनकी कॉस्ट कम लगती है। बहुत ज्यादा कम है ना, वो ये बता तो तो रहे थे, कि कस्टम सबसे रहती है। ज्यादा लेस में जो है ना वो रेलवे है। अगर आप रेलवे मालगाड़ी को यूज करते हैं ना कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो सबसे लेस है। ट्रक सबसे एक्सपेंसिव वो है। जो कंपनी वाले वो भी तो सोचती होंगे ना कि यार ये हमें सस्ता पड़ रहा है। यार ये गवर्नमेंट का प्रॉफिट है ना। अगर गवर्नमेंट इसके लिए अगर सेपरेट लाइन बिछाएगी तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ट्रक्स को छोड़ के रेलवे की तरफ आएगा, तो रेलवे की तरफ आएगा तो वो गवर्नमेंट प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है ना। पैसा गवर्नमेंट के पास लेकिन ये जाएगा। थोड़ा प्रोसीजर लंबा था लेकिन बेस्ट था, बेस्ट फॉर गवर्नमेंट। लेकिन वो बता रहे थे ना जो डबल स्ट्रेक ट्रेन है, जो डबल वाली थी, वो 400 ट्रक के इक्वल जो है वो सामान लोड करके लेके आ रही है। और वो जस्ट इंडिया में अवेलेबल है, तो इंडिया देखिए ही चला आप- रहा है। हाँ। वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर हाँ, कंटेनर के ऊपर डबल कंटेनर कंटेनर। करके। इंजन का हैवी होना जरूरी है। इंजन की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो 400 ट्रक का जहाँ आपने वो रेंट पे करना है वहीं आप एक ट्रेन के ऊपर उसका करेंगे तो वो आपको और कॉस्ट कम ही इंडिया में पड़ेगी ना। ऐसे बिजनेसमैन बैठे हैं कि वो एक टाइम में एक जो ट्रेन है ना वो लोडेड करवा सकते हैं अपना पूरा। ऐसे- और ऐसे बिलियनियर बैठे हुए हैं यार, बैठे हुए हैं, नो डाउट से यार, ठीक है। अभी सिर्फ वो पीछे हटे हुए हैं रेलवे से क्योंकि वो टाइम पे जो है ना रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अपना। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था। आपको कैसा लगा वीडियो हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।